गुड मॉर्निंग। स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। आज हम आप जैसे कि आप सब जानते हैं, आज अकाउंट असिस्टेंट का जो बैच हमने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट डे है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि ये कोर्स किस तरह से चलेगा। देखें, इस कोर्स में आप जैसे कि जानते हैं अकाउंट असिस्टेंट में 6 कंपोनेंट हैं: जीएस, स्टैट, इकोनॉमिक्स, साइंस, अकाउंट्स और कंप्यूटर। देखिए, ये जब हम ये जो कोर्स है इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो भी 30 नंबर के आपका पोर्शन है, जैसे कि आपको पता है 3 आपके 30 नंबर के हैं, उन पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। उसके हम वहाँ से वो जो स्टार्टिंग के पोर्शन है पहले हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो 10-10 नंबर का है, जैसे कि जो 30 नंबर है आपके, यानी कि साइंस, आपका इकोनॉमिक्स और आपका स्टैट, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले हमें 120 में से 90 नंबर आपको हमने उसको ग्रास्प करना है। देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको बड़े ही सिस्टमेटिक मैनर में, बड़े ही स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है। एब्रप्टली नहीं करना। अगर आप एब्रप्टली चलोगे तो इट इज़ रियली हार्ड कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, अब देखें हमारा क्या पोर्शन रहेगा, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि वीक में 9 to 11 आपकी क्लास होगी हर दिन। ठीक है, 6 डेज ए वीक, जिसमें 3 दिन आपकी क्लास होगी किसकी, अकाउंट्स की, आपकी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। 3 दिन आपकी क्लास होगी 9 बजे से 10 बजे तक आपकी किसकी, कंप्यूटर्स की। साथ ही साथ 10 से 11 2 दिन होगी आपकी जीएस की, 2 दिन होगी आपकी स्टैट की, 2 दिन होगी आपकी साइंस की। अब जैसे इनमें से एक कंपोनेंट कंप्लीट होगा, उस कंपोनेंट को स्विच कर दिया जाएगा किसके साथ, आपका इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है ये होगा आपका जीएस का लेक्चर, जनरल स्टडीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो टॉपिक, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट के बैच के लिए, जबकि कोई भी बैच, अभी देखिए जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म आने वाले हैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपके जीएडी में, कोई भी फॉर्म हो, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट होता ही होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा आपको। देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, आपका इंडियन पॉलिटी, जिसमें आपको पता है आपका एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या पढ़ते हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सी किताब है। लेमन लैंग्वेज में बात करूँगा, जिस किताब के अकॉर्डिंगली आपका जो देश है वो गवर्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब सब सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो हमारा पहला टॉपिक आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया, देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में बात की जाए, एक किताब है जिस किताब के अकॉर्डिंगली आपका जो देश है वो गवर्न हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया, हमारे संविधान को बनाया है। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या हुआ, जैसे कुछ 4-5 लोग मिले, उन्होंने क्या बना दिया, एक असेंबली बना दी, मतलब एक आपका ग्रुप बना दिया। अब उस ग्रुप को हमने काम क्या दे दिया कि भाई आप बनाओ, भारत का संविधान को आप बनाना शुरू कर दो। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में सबसे पहले बात की थी 1934 में। किसने की थी, एम एन रॉय ने। किसने, 1934 में सबसे पहले किसने बात की थी, एम एन रॉय ने बात की थी, जो कि एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे उस टाइम फ्रेम में। जब इन्होंने इसकी डिमांड रखी, इसके बारे में बात की, तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ही मेन पार्टी थी जिसने आपका फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और भारत को आज़ादी दिलवाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया। किस डिमांड को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी डिमांड में शामिल कर लिया। अब हुआ क्या उसके बाद, आपने, अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे एकदम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई इवेंट्स हुए उसके बाद, बट हम उन पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी बातें करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आप सबको पता है कि
1939 में आपकी क्या शुरू हो गई थी, वर्ल्ड वॉर टू। देखिए जब वर्ल्ड वॉर टू आपकी शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ था आपको पता है, एक तरफ थी आपकी अलाइड फोर्सेज यानी ब्रिटिश वगैरह, यूएसए वगैरह ये सब थी, और एक तरफ आपके थे हिटलर, मुसोलिनी, आपकी जर्मनी, इटली वगैरह ये सब थी, ठीक है। अब ब्रिटिश, आपको पता है ब्रिटिश एक ब्रिटिशर्स वो थे जिनकी काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज थी। अब वो चाहते थे कि इंडिया क्या करे, वर्ल्ड वॉर टू में उनको सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया से आपके काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल आ रहा था, आपके काफ़ी सोल्जर आ रहे थे, मैन पावर आ रही थी। वो चाहते थे इंडिया क्या करे, आपको सपोर्ट करे किस में, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। बट प्रॉब्लम ये थी आपकी कि भाई इंडिया ऑल दो सपोर्ट तो करने को रेडी था, बट यहाँ पे ब्रिटिश का क्या था, एक दोगलापन था, ठीक है। ऑल दो आपका दोगलापन क्या था कि जो ब्रिटिशर थे एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू वो क्यों लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, और इंडिया में वो डेमोक्रेसी दे नहीं रहे थे, ठीक है ना। यही कारण था आपकी इंडिया की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं दी। तो उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने इंडियंस को वू करने के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। वू करना मतलब क्या, इंडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, इंडियन की थोड़ी बहुत बातें मानने के लिए उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इंडियंस की डिमांड काफ़ी देर से थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो आखिरकार जाके जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, यहाँ पे एक मिनट, हाँ। तो अगस्त ऑफर आपका जो आया था, इस अगस्त ऑफर में आपने क्या कर दिया, आपने फाइनली एक्सेप्ट कर दी जो आपकी कौन सी डिमांड थी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड थी, इसको आपने फाइनली एक्सेप्ट किया था, ठीक है। बट क्या हुआ, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की यहाँ पे डिमांड को एक्सेप्ट किया, बट ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि जब आपका वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाएगी उसके बाद आप क्या करो, इसको आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना शुरू कर देना। अब इंडियंस उस चीज़ के खिलाफ थे, वो कहते थे कि आपको अभी हमें क्या करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देनी चाहिए। फिर क्या हुआ, आपका आया क्रिप्स मिशन, ठीक है। काफ़ी ट्राई किया उन्होंने, मैंने जैसे बोला आपको, इंडियंस को वू करने के लिए। फिर आपका आया क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन में भी क्या हुआ, ये भी एक फेलियर रहा, इसमें भी मना कर दिया। हाँ, मैं बात कर रहा था अगस्त ऑफर, वहाँ पे तो डिमांड एक्सेप्ट तो कर ली बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। क्रिप्स मिशन था, उसमें भी वो फेल हो गया, डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर आया आपका क्या, कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, पुट फोर्थ की गई थी डिमांड को किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और फाइनली इसको एक्सेप्ट किया गया था, किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। और ये बोला गया, भारत को बोला गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना शुरू करो, ठीक है। कब, 1946। यहाँ पे ध्यान में रखें 3 मेंबर थे आपके कैबिनेट मिशन में, कौन कौन से मेंबर थे, एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन, 3 थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये 3 आपके बंदे थे जो आपके कैबिनेट मिशन के दौरान, ठीक है। कैबिनेट मिशन जिन्होंने आपके जो 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको सवाल किया था कि आपका सवाल ये है कि इन तीनों में से किसने इसको हेड किया था, क्लियर। तो आज शाम को जो सेशन होगा जूम ऐप पे, उस सेशन में मैं आपको क्या करूँगा, मैं कुछ MCQs डिस्कस करूँगा, वहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, इन सब के जवाब दूंगा। और मैं चाहता हूँ आप शाम को एक्टिव रहें, थोड़ा इसको अच्छी तरह से रीड करें, ताकि आप शाम के MCQs में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें। आगे चलते हैं। अब आप सबको, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन्होंने बोल दिया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एस्टैब्लिश करो। तो नवंबर 1946 में क्या हुआ था, भारत ने जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया था। अब टोटल इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 389, कितनी 389 स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 किसकी थी, ब्रिटिश इंडिया की, 93 किसको दी गई सीटें, आपकी प्रिंसली स्टेट्स को। क्या मतलब हुआ कि 389 सीटें थी। अब उस टाइम देखें भारत डिवाइडेड था ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में। ब्रिटिश इंडिया वो पोर्शन था भारत का जहाँ पे अंग्रेज़ डायरेक्टली शासन कर रहे थे, प्रिंसली स्टेट वो पोर्शन था भारत का जहाँ पे आपका जो राजे रजवाड़े जो थे छोटे मोटे वो थे। अब इन अगर ये आपके ब्रिटिश इंडिया में किसी को जाना था
इनको टोटल सीट्स कितनी दी गई आपकी 296 सीटें, और इन प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीटें दी गई 93 सीटें। अब इन 296 सीटों पे अगर किसी को जाना था तो कैसे जाना था, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। जो आपकी इसमें एक्चुअली प्रोसेस इसमें क्या था कि आपकी जो प्रोविंशियल आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, वहाँ उसके इलेक्शन हुए थे। उसके इलेक्शन हुए तो जो उम्मीदवार इलेक्ट हो क्या है आपके मतलब लोगों के उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में इलेक्ट हुए, उन उम्मीदवारों ने क्या किया था, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया था आगे जाके। ठीक है, मतलब क्या बताया मैंने आपको, लोगों ने इलेक्ट किया किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। इन्होंने आगे किसको इलेक्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे होता है आप इलेक्ट करते हो एमपी को, एमपी इलेक्ट करता है आगे किसको, किसको चूज़ करता है, पीएम को। ठीक है, एमपीज आपके बिहाफ पे किसको करते हैं, फिर पीएम को जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है उसको बनाते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, देखो प्रिंसली स्टेट्स में क्या हुआ, यहाँ पे थी 93 सीटें। यहाँ क्या बोला गया कि जो सीट्स थी वो किसके प्रपोर्शन में दी गई, आपकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन पे। यहाँ बोला गया कि एक सीट कितने पे दी जाएगी, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे क्या दे रहे थे ये, एक सीट। अब 1 मिलियन पॉपुलेशन यानी 10 लाख लोग, कि 10 लाख लोग थोड़े जुड़ते थे तो जाके क्या बनती थी, एक सीट आपकी। ठीक है, अब होता क्या था, मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उस टाइम पे भारत में 500 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थी, इतने ज़्यादा राजे रजवाड़े थे। तो हुआ क्या, 7-8 राजे रजवाड़े जब मिलते थे तो जाके पॉपुलेशन बनती थी 1 मिलियन, और इन सबको मिलती थी एक सीट। तो यहाँ पे क्या था, इलेक्शन का प्रोसेस इतना सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये राजे रजवाड़े सारे मिलके क्या करते थे, एक बंदे को नॉमिनेट करते थे और वो बंदा जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है, तो अगर अब देखिए यहाँ से क्या बात चला, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया वाली सीटें थी, ये 296 सीटें थी, यहाँ पे अगर किसी को जाना है तो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अगर इन 93 सीटों पे जाना है, प्रिंसली स्टेट्स वाली सीटों पे जाना है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन, यानी वो नॉमिनेटेड होते थे। क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि जो सीट्स थी वो क्या मैंने बताया आपको, देवर इन आपका इट वाज इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। जैसे मैंने बताया एक सीट थी 1 मिलियन लोगों के लिए। सिर्फ अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, मैं कई बार पूछता हूँ ये क्लास के अंदर, कि क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ इलेक्टेड बॉडी, नॉमिनेटेड बॉडी, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगी ये, पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड। इट वाज पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी। अब ये जो इलेक्शन थे आपको जो मैंने बताया, ये जो इलेक्शन, ये वाले इलेक्शन थे, ये वाले, ये कब आपके कंटेस्ट हुए थे, ये आपके हुए थे जुलाई अगस्त 1946 के दौरान आपके ये इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे। बट हुआ क्या, देखें, ऑल्दो वहाँ पे बात हो गई थी कि भारत आज़ाद हो रहा है, या आई मीन आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना शुरू कर दो वगैरह वगैरह, 93 सीटें आपकी अलॉट हो गई थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स को। पर प्रिंसली स्टेट्स ने क्या कर दिया, मना कर दिया इसमें पार्टिसिपेट करने से। तो ये जो सीटें थी ये क्या थी, दे वर नॉट फिल्ड बिकॉज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, वो बोलते थे हम राजे हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी के अंडर काम करें। ठीक है ना, तो ये कारण था इन प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी। तो आप मुझे बताओ क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थी। मैंने अभी आपको समझाया, मैंने आपको समझाया ना अभी, क्या कि लोगों ने किसको, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया, इन्होंने आगे जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट किया। तो आपने डायरेक्टली तो नहीं किया ना, आपने कैसे किया, आपने इनडायरेक्टली किया हुआ है। आप समझे, तभी इन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। का मतलब क्या है कि एक सपोज करते हैं 18 साल से ऊपर का बंदा क्या करेगा, वोट करेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान में रखें कि ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन था, यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ किया गया था, PRSTB, यानी प्रोपोर्शनल, लिख लें आप इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड के थ्रू आपके जो प्रोसेस क्या हुआ था, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था। ये मेथड आपको समझने की ज़रूरत नहीं, आने वाले कल में मैं आपको समझा दूंगा जब इससे रिलेटेड लेक्चर आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट
दो मेन लीडर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कि इन्होंने गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या, अब देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हो गई है, ठीक है। इसकी हमने कॉम्पोजिशन इसकी हमने पढ़ ली कि भाई किस तरह से क्या मैनर ऑफ इलेक्शन था, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ, इसकी हमने पढ़नी है वर्किंग। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इसकी ये असेंबली जब बन के तैयार हुई नवंबर 1946 में, तो इसकी पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946। फिर डॉक्टर जो, अब इसका प्रेसिडेंट बनाने की बारी आई, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, इंडिया की बात नहीं कर रहा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहा हूँ। ये कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्यों बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये इसलिए बने क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो अंग्रेज़ थे उनकी एक कन्वेंशन थी कि जो भी सबसे बुज़ुर्ग शख्स था उसी को ये क्या बनाते थे, आपका प्रेसिडेंट बनाते थे, ठीक है। अब जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 98 के आसपास थी, तो इसलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया। बट क्योंकि ये काम तो कर नहीं सकते थे, 2 दिन के बाद आपने किसको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया था, प्रेसिडेंट। क्लियर, अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे तो आंसर क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर, अच्छा फिर क्या हुआ, सिमिलर मैनर में आपके असेंबली के एडवाइज़र भी थे। एडवाइज़र कौन थे आपके, BN राव, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपके, HC मुखर्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन ना कई बार पेपरों में आते हैं, ठीक है, कि एडवाइज़र कौन था और आपके ये वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। फिर क्या हुआ देखें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये थोड़ा समझें आप, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था ये इंट्रोड्यूस किया आपका किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसने जवाहरलाल नेहरू ने कब इंट्रोड्यूस किया, 13 दिसंबर 1946। देखो 3 डेट हैं, 9, 11, 13। इस दिन असेंबली की पहली मीटिंग हुई, इस दिन राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट, और इस दिन क्या हुआ था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पहली बार आपने इंट्रोड्यूस किया। अब व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ नहीं था। देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ कि भाई आप जो संविधान बनाने जा रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्या वो सेकुलर होंगे, क्या जो संविधान बनाने जा रहे हैं हम सेकुलर होंगे, थियोक्रेटिक होंगे, एस्थेटिक होंगे, क्या हम रिपब्लिक होंगे या मोनार्कियल होंगे, क्या हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे या डिक्टेटरशिप की तरफ जाएंगे, हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने लोगों को देंगे कि नहीं देंगे। ये सारी बातें किसमें थी आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। क्लियर, ये कहाँ पे थी बातें आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे एक बात और, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ आपका 13 दिसंबर 1946, और ये पास कब हुआ 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ। इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाला है, वो क्या है कि भाई अब ये कई बार क्वेश्चन आता है, अब ये देख याद रखें, ये जो आपका ये है ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यही आगे जाके क्या बना था आपका प्रीएम्बल। याद रखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आगे जाके क्या बना था प्रीएम्बल। यानी अगर आपको क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आते हैं प्रीएम्बल में से, प्रीएम्बल इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ और प्रीएम्बल इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम। क्या प्रीएम्बल इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, तो आंसर क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यही मॉडिफाई हुआ प्रीएम्बल बना। अगर क्वेश्चन है प्रीएम्बल इंस्पायर्ड कहाँ से है, तो आंसर क्या आएगा USA। ये कहाँ से इंस्पायर कहाँ से है, USA से इंस्पायर है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी के बाद आपको पता भारत आज़ाद होने की बारी आई, 47 का टाइम फ्रेम आ गया था। अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया था कि वो भारत को आज़ाद कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे भी शुरू हो चुका था, काफ़ी मस क्रिएट हो चुका था उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया हम भारत को अब क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। इसलिए क्या हुआ था लास्ट में आपका क्या आया था, आपका आया था किसको ये ज़िम्मा दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या ले आए थे, 3 जून 1947 को लेके आए थे इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आए थे। इसी को पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, 3 जून एक्ट, क्या बोलते हैं 3 जून एक्ट भी इसी को बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब ये बात उठी तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भी आइडिया बन गया कि भाई अब तो आने वाला कल यही है कि या तो इंडिया के साथ रहो या पाकिस्तान के साथ रहो। तो मेजॉरिटी आपकी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया को चूज़ किया। तो जो प्रिंसली स्टेट्स याद करें वो 93 सीट है जिनमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इन्होंने भी क्या किया, उसमें ग्रेजुअली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया असेंबली के अंदर। फॉर एग्जांपल 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेटों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था आपके इसके अंदर, आपके ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ठीक है। और जब 3 जून प्लान आया तो मोस्टली स्टेट्स ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। क्लियर, अच्छा फिर क्या हुआ, अब देखिए मेन फीचर क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडियाज़ इंडिपेंडेंट एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है
मैंने बताया असेंबली जो है इसको क्या बोला गया, इसको फुल्ली सॉवरेन बॉडी बोला गया। असेंबली को पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना आपकी, हाँ, इसको फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना दिया गया। अब सॉवरेन बॉडी का मतलब क्या हुआ? सॉवरेन का मतलब होता है कि आप अपने फैसले खुद करते हो। इससे पहले हमारे फैसले, इंडिया के लिए फैसले कौन करता था? अंग्रेज़ करते थे, ब्रिटिशर्स करते थे। अब कौन फैसले करेंगे? इंडियंस खुद वो फैसले किया करेंगे, ठीक है। तो वही बोला कि अब वो अपने लॉज खुद फ्रेम कर सकते हैं, कोई भी संविधान बना सकते हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई अगर लॉ बनाती थी इंडिया के लिए, उस लॉ को ये एब्रोगेट भी कर सकते थे, ऑल्टर भी कर सकते थे। साथ ही साथ आपने असेंबली को क्या बना दिया? कि लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया। लेजिस्लेटिव बॉडी, कल के जूम सेशन में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव बॉडी। मैंने आपको बताया था थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये देखना कि ये दोनों कानून के दायरे में रह के लॉ को बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, संविधान में के दायरे में रह के लॉ को बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो क्या कर दिया? असेंबली को 2 काम दे दिए। अब देखो 2 काम क्या दिए? एक टाइम पे उसको असेंबली को आपको बोला एज आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही काम करना है, और एक टाइम पे आपको एज लेजिस्लेटिव असेंबली काम करना है। जब वो एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करेगी तो आपका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। जब आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करेंगे तो आपका काम होगा लॉ को बनाना। अब जब आप एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठे हो तो आपको हेड कौन करेगा? बताया पीछे मैंने, राजेंद्र प्रसाद। पर जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली बैठे हो तो आपको हेड कौन करेगा? याद रखें, जीवी मावलंकर। तो ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, लेजिस्लेटिव असेंबली तो हेड कौन करेगा? जीवी मावलंकर। तो एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेड कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? ठीक है। फिर आ गया क्या? मुस्लिम लीग। और हाँ, ये भी पॉइंट है, मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, क्योंकि उनको भी बोला था पार्टिसिपेट करो, उन्होंने विड्रू कर दिया असेंबली से। उनको लगा कि भाई पाकिस्तान की डिमांड नहीं मान रहे, ये इस तरह की बातें वगैरह, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ये मैं आपको ज़्यादा हिस्ट्री में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। फिर देखिए हमारे संविधान को बनने में टाइम कितना लगा। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 60 कंट्री के अप्रॉक्सीमेटली हमने संविधान को देखा। 64 लाख रुपीज़ हमारे लगे, ठीक है। और देखो हमारी असेंबली बन के तैयार तो होगी हुई थी। अब क्या किया था इन्होंने? असेंबली को कई मेजर और माइनर कमेटीज़ में डिवाइड किया था। क्या मतलब? जैसे आप 2-4 बंदों को बोल दिया आप में से किसी को कि आप देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या हो रहा है, किसी को बोल दिया आप देखो डीपीएस में ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किसी को बोल दिया आप देखो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट हो रहा है, ये सब बातें, ठीक है। तो कई मेजर और माइनर कमेटीज़ आपने एस्टैब्लिश कर दी। आपको सब कमेटीज़ का नाम याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ उनका याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको किसका याद करना है? ड्राफ्टिंग कमेटी का। और उसके हेड कौन थे? आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके हेड थे। अब फिर क्या हुआ देखें आप, फिर क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी को मैंने बताया सेटअप किया कब? 29 अगस्त 1947 में इसको सेटअप किया। अब इसका काम क्या था? अब ये जितनी मेजर माइनर कमेटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी मेजर माइनर कमेटीज़ थी, ये जो भी डेटा लेके आ रही है, अब देखो ना, एक को आपने बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को देखो, अब वो एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा लेके आ रहे हैं। अब वो सब थोड़ी हमने ऐड करना है संविधान के अंदर। तो एक कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि जो ये डेटा आ रहा है इसको ड्राफ्ट करना किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या करना? जितना ही एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा लेके आ रहे हैं इसको फ़िल्टर आउट करना, ठीक है, इस सब को फ़िल्टर आउट करना, और क्या करना? इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। यही कारण है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि इसके हेड थे, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इनको क्या बोला जाता है? मॉडर्न मनु। क्या बोला जाता है? मॉडर्न मनु, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन और आता है कि भाई आपके मेंबर कौन कौन थे, मेम्बरान कौन कौन थे इनके, तो वो कौन कौन थे? देखें, डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाला स्वामी अयंगर, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद सदुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। इसमें आपके लिए सवाल है कि ये दोनों जो थे, इन दोनों ने किस 2 पर्सनस को रिप्लेस किया था? वो दोनों कौन थे जिनको रिप्लेस किया गया था? उनका नाम आपको कमेंट क्या करना है, जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को टाइम कितना लगा? 141 डेज़ लगे ड्राफ्ट को बनाने में। संविधान को टोटल बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। पर यहाँ पे क्या अब जो ये ड्राफ्ट लेके आए, जो ये पूरा एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा लेके आए थे, उसको ड्राफ्ट करने में लगा टाइम 141 डेज़। अब 2 क्वेश्चन और आते हैं कि भाई आपने इसको अडॉप्ट कब किया और इन्फोर्स कब किया। अगर क्वेश्चन आता है हमने संविधान को अडॉप्ट कब किया, तो आंसर है 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन आता है इसको हमने एनफोर्स कब किया, तो आंसर है 26
जनवरी 1950। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। और ऐसा क्यों हुआ, ये भी चीज़ जाननी चाहिए आपको। हुआ क्या था देखें उस टाइम फ्रेम में। एक्चुअली क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आए 1947 से पहले हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते थे, तो आंसर है 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, आज़ादी से पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1929 में एक सेशन हुआ था आपका, कौन सा, लाहौर सेशन, जिसको किसने हेड किया था, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि कांग्रेस हर साल सेशन लेती थी। ये जो सेशन हुआ था ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, याद रखें, रावी नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1929 में सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, हेड किसने किया था, नेहरू ने किया था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे। इसमें मेन डिमांड क्या की आपने पहले आप डिमांड करते थे स्वराज, अब आपने डिमांड किसकी शुरू कर दी, पूर्ण स्वराज। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड हमने कब रखी, तो लाहौर सेशन में 1929 में। अब यहाँ जब हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी तो हमने डिसाइड किया कि हर साल हम 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बट आज़ादी हमें मिल गई 15 अगस्त को। अब हम अंग्रेज़ों को ये तो कह नहीं सकते कि कह सकते थे कि सर आप थोड़ी देर वेट करो, हम चाहते हैं आप क्या करो, थोड़ी देर के बाद आप हमें आज़ाद करो, पर 26 जनवरी के आसपास आज़ाद करो। तो इसलिए हम चाहते थे, बट इसको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस मिले, यही कारण था। हमने ऑल्दो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, बट हमने वेट किया इतना थोड़ा टाइम फ्रेम का, जिसमें हमने इसको क्या किया, एनफोर्स किया। ठीक है, 26 जनवरी को। अब देखें हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब जो हमारा संविधान बना तो उसमें क्या है, एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है, जब आप किताब खोलते हो जो इंट्रोडक्शन होती है ना, आप दैट इज़ प्रियम्बल आप लगा लें। अच्छा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये है 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 क्या थे आपके, शेड्यूल थे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, हाँ, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल। देखिए जैसे एक संविधान है, जैसे एक नॉर्मल किताब है, नॉर्मल किताब में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, वही होते हैं संविधान में पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब हर चैप्टर में सब टॉपिक्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह टॉपिक होंगे। वैसे ही हर पार्ट के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स। और जो बातें पार्ट और आर्टिकल में मेंशन नहीं होती, वो सारी बातें कहाँ मेंशन है, आपकी शेड्यूल में। ठीक है, अब पार्ट्स कितने थे जब भारत आज़ाद हुआ, 22। एट प्रेजेंट कितने हैं, 25। जब भारत आज़ाद हुआ आर्टिकल कितने थे, 395। एट प्रेजेंट 460 के ऊपर है। तब शेड्यूल कितने थे, 8। एट प्रेजेंट कितने हैं, 12। कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम थोड़े से MCQs डिस्कस कर लेंगे, मैंने कल भी डिस्कस किए थे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा डिस्कस। देखिए अब इसका क्या आंसर होना चाहिए, आप बताएं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, देखिए मैंने इस तरह से रखा है ये कि एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, बिल्कुल सही, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था। अब उसके पूछे फीचर क्या थे। 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, ऐसा था, बिल्कुल सही, याद करें जो आपकी वो थी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके लिए ऐसा ही सिस्टम था। वोटिंग वॉज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी मैंने आपको बताया ऐसे ही था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, बिल्कुल सही, वो आपको याद होगा जो ब्रिटिश इंडिया वाले थे वो इलेक्टेड थे, ये वाले क्या थे, नॉमिनेटेड थे, तो बिल्कुल सही। तो आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये ऐसे ही है, ये सही नहीं है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये ऐसे ही एक मार्क बाई चांस क्रिएट हो गया हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है आपके लिए, ये आप देख लें, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इनमें से कौन सा सही है। हमने नेशनल फैक्ट कब अडॉप्ट किया, जुलाई 22, 1942, बिल्कुल सही है ये, मैं आपको बता रहा हूँ हमने कब अडॉप्ट किया था, जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया था। जो असेंबली थी इसने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, ये 24 जनवरी को अडॉप्ट किया 1950, बिल्कुल सही है, ये भी 24 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था। फिर था कि फाइनल सेशन असेंबली का कब हुआ था, तो ये गलत है, ये 26 जनवरी को नहीं हुआ था, ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को ये सेशन हुआ था आपका। क्लियर? ये मैंने आपको बताया था पहले ही कि क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो सैयद मोहम्मदुल्लाह था, बिल्कुल सही थे। जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं थे। एन माधव राव थे, बिल्कुल सही थे। एच सी मुखर्जी थे, नहीं थे। ये कहाँ नाम पढ़ा आपने, हाँ बिल्कुल सही, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
क्लियर? तो इसमें आंसर आप देख लें 1 and 3 इज़ द राइट आंसर, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, बिल्कुल सही, पहली मीटिंग है तभी हुई थी। ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द ब्रिटिश प्रैक्टिस, बिल्कुल सही, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को किया था। एच सी मुखर्जी वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ द अबव। ये ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि इंडियाज़ इंडिपेंडेंट एक्ट से क्या क्या चेंजेस आपके आए थे वो बताने आपके। क्या असेंबली सॉवरेन बॉडी बनी थी? बिल्कुल सही बनी थी, मैंने आपको बताया। क्या असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी बनी थी? बिल्कुल सही बनी थी। पर चेयर किसने किया था उसको? जीवी मावलंकर। तो ये गलत है, इसने लिखा हुआ चेयर किसने किया है? नेहरू ने, तो ये गलत हुआ। मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया था, बिल्कुल सही छोड़ दिया था। तो आंसर क्या आ गया? 1 and 3। ये नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आंसर क्या है? 1 and 3। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप प्रोडक्टिव रहा होगा और आप सबको इसका फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आज शाम को जो सेशन होगा उसमें आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।